हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं प्यारे बच्चों पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं देखता हूं कि अगर इस क्लास में ही खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्लास में ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा और उसमें प्रभाव प्यारे बच्चों थोड़ा सा बच जाएगा। जहां पर हम लोग मतलब कि हीटर के बारे में, जहां हम लोग थोड़ा सा विद्युत बल्ब के बारे में, ये 2-3 टॉपिक और जो है ना, और एक टॉपिक बच जाएगा जिसका नाम है बच्चों है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाँ फ्यूज के बारे में। तो 3 टॉपिक प्यारे बच्चों इसके है ना इस क्लास के बाद बचेगा, है ना, और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों आज की जो क्लास है वो बहुत सुकून से पढ़ा जाएगा, तभी समझ में आएगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 10वीं का हम लोग एनसीईआरटी मैथ ना एनसीईआरटी प्यारे बच्चों साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारा डे नंबर 5वां है। और प्यारे बच्चों कितना चैप्टर प्यारा है हमारा, बताओ चैप्टर का नाम क्या है। गुरुजी चैप्टर का नाम विद्युत धारा है। हम लोग शक्ति के बारे में, ऊर्जा के बारे में और प्रतिरोधकों का समूहन के बारे में बहुत डीपली आज देखने वाले हैं। जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाइए, बताइए कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार, दिशांक दास का लाडला है, अक्षय कुमार है, गुड्डी कुमारी है, विनय कुमार है, कृष्णा कुमार है, शिवानी यादव है, दीपू जुड़ चुके हैं, सब लोग जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए बहुत तेजी में अपने परिवार को बढ़ाते हैं, दोस्तों में प्यारे बच्चों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है प्यारे बच्चों कि शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी होता है। प्यारे बच्चों क्या आपके अंदर भी धैर्य है? क्या आपके अंदर पैशन है? बताइए कि हाँ गुरुजी हमारे अंदर भी बहुत सारा धैर्य है। पहले बच्चों कहते हैं जिंदगी हो या शतरंज, जीतने के लिए क्या चाहिए बताओ? पैशन चाहिए, धैर्य चाहिए। प्यारे बच्चों एक बार फिर से बताओ, हमारा जो सपना है वो क्या है, हमारा जो ड्रीम है वो क्या है? गुरुजी हमारा ड्रीम है, हमारा ड्रीम बहुत दिन बाद याद दिला रहे हैं आप। हमारा ड्रीम बच्चों 450 प्लस है। क्या है हमारा ड्रीम? 450 प्लस है। और प्यारे बच्चों साइंस जैसे सब्जेक्ट में, साइंस जैसे सब्जेक्ट में हमारा ड्रीम क्या है? साइंस ऐसे सब्जेक्ट में हमारा ड्रीम है बच्चों 100/100। क्या है? 100/100 लाना हमारा ड्रीम है। पहले बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है? पहले ये बताओ, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपको कैसा लग रहा है? गुरु तबियत कैसी है आपकी? बिल्कुल भी चलो छोड़ो जो भी है हटाओ, आइए बच्चों ना। तो कहते हैं कि हमारा जो सपना है वो 450 प्लस का है और 100/100 साइंस में लाना है बच्चों। अब आइए जल्दी से इस क्लास को हम लोग अपने दोस्तों में, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, इसलिए मैं इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर करना चाहूंगा। तो आप लोग भी शेयर करें। अगले 30 मिनट ना 30 सेकंड आपके पास है जिसमें आप इस क्लास को शेयर करेंगे, है ना, जितना ज्यादा हो सके। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, कोई बच्चों आपका स्टेटस कहीं नहीं बचना चाहिए। एक बार आप बहुत जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों लगभग 1300 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जितने बच्चे जुड़े हैं उतने लाइक्स चाहिए ना, तो सब लोग क्लास को लाइक भी कर लीजिए और सब लोग प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत तेजी में। अगर 1300 बच्चे एक एक बच्चे को जोड़ते हैं, 1300 बच्चे एक एक बच्चे को भी जोड़ते हैं, तो प्यारे बच्चों टोटल 2600 बच्चे लाइव में जुड़ेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत आसान है हम लोगों के लिए। तो बता दीजिए कल की क्लास तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया था? कल हमने आपको बताया था बच्चों कि ओम का नियम क्या होता है। 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध बताया था कि ये दोनों परिपथ में क्या होते हैं, एक दूसरे के समान अनुपाती होते हैं। प्यारे बच्चों इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं, है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कल की क्लास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से ये इन प्रतिरोधकों के बारे में आज हम लोग ज्ञान लेंगे। आज बच्चों बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है यहां से। आगे बच्चों यहां देखिए, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलने वाला है प्रतिरोध से। आज हमें प्रतिरोधकों के बारे में बहुत कुछ जानना है और यहां से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। इसके पहले जो पिछले क्लास के कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आने दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम प्रतिरोध वाला पदार्थ कौन सा है? मेरे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम प्रतिरोध वाला पदार्थ मैंने आपको बताया था कि जिस पदार्थ की चालकता अधिक होगी, यानी जो पदार्थ सबसे अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। तो पहले बच्चों सबसे कम प्रतिरोध वाला पदार्थ चांदी होगा। कल मैंने आपको बताया था, अगर आपका भी आंसर चांदी है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि ताप बढ़ने से, कल मैंने बताया था, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? मैंने बताया था बच्चों कि अगर ठंडा लोहा है और एक गर्म लोहा है, जब हम लोहे को गर्म करेंगे तो जो गर्म लोहा है वो विद्युत को जल्दी पार होने नहीं देगा, जबकि ठंडा लोहा बहुत तेजी से विद्युत धारा को, है ना, पार होने देता है। अर्थात बच्चों
अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि ताप के बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो गुरुजी ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी उसमें विद्युत धारा को रोकने की शक्ति ज्यादा हो जाती है, उसमें विद्युत धारा को रोकने की शक्ति और बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर बच्चों तीसरा आता है प्रतिरोधक का, है ना, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों ये प्रतिरोध है, ये होता है प्रतिरोध का साइन, ये होता है प्रतिरोध का प्यारे बच्चों साइन इस तरह से, और उसका ऐसा ही जो मात्रक है वो होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम, जो कि इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से ओम होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 आता है कि ओम का नियम कब दिया गया था। ओम का नियम प्यारे बच्चों कब दिया गया था? मैंने आपको बताया थे दो इसे मैंने आपको दो चीजें बताई थी। जो हमारा बुक है प्यारे बच्चों, जो भारतीय भवन है वो कहता है 1826, कई बार एनसीईआरटी में इसके आंसर 1827 भी आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों 1826 मेरे ख्याल से ज्यादा जगह आपको मिलता है, तो 1826 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बच्चों आता है ना, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है। विभवांतर कहें तो प्यारे बच्चों यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, और बच्चों धारा बोले तो यानी करंट यानी कि I, इसके बराबर को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं। तो कल की क्लास में आपने पढ़ा था, इसी को प्यारे बच्चों हम रेसिस्टेंस कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी बच्चों ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो हमारा आंसर होगा, इसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अगर आपका आंसर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कल की क्लास से पूछा गया है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर माफ कीजिएगा, जो उससे होकर प्रवाह का, उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों वह गुण जो विद्युत धारा को बहने नहीं देता है वही तो उसका प्रतिरोध कहलाता है, वही प्यारे बच्चों उसका प्रतिरोध कहलाता है। तो हमारा प्रतिरोध आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं पर यानी V बराबर 12 दिया है और Q बराबर बच्चों 3 दिया है। आपने पढ़ा होगा, आपसे पूछा है कितना कार्य करना पड़ेगा, तो पहले बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था कि V इज इक्वल टू होता है W/Q, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब पहले बच्चों V का मान 12 दिया है, W यानी कार्य पता नहीं और Q का मान 3 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि W बराबर, अगर आपका 36 जूल आंसर है, किसी बच्चे का 36 जूल आंसर है, तो आपने परफेक्ट आंसर किया है, 100% सही आंसर किया है। ठीक है बच्चों, 100% सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यदि तार से 15 मिनट में 450 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी I का मान आपको बताना है। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप बहुत जल्दी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आने दीजिएगा आंसर। बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे अगर 15 मिनट में तो आपको मैंने पढ़ाया था कि पहले बच्चों है ना 15 मिनट में अगर 450, तो मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों I बराबर है ना, I बराबर QT एक फार्मूला था, है ना। I बराबर क्या था, QT एक फार्मूला था कि जो कूलाम है वो कितने, है ना, नहीं बच्चों सॉरी, है ना, कि I बराबर विद्युत धारा बराबर क्या था, आवेश की दर, यानी कि बच्चों Q/T, ये फार्मूला था। Q/T यानी कि Q बराबर IT, ये हमारा फार्मूला था। कहते हैं बच्चों कि आवेश हमारे पास है 450 और I का मान हमें निकालना है, और समय दिया है बच्चों 15 मिनट। समय कितना दिया है, 15 मिनट, और 15 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, ये सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों हम लिखेंगे 15 × 45 कट गया। अब I इज इक्वल टू 30/60, यानी मुझे ऐसा लगता है 1/2, 0.5 एम्पियर आंसर होगा। 0.5 एम्पियर किसी बच्चे का सही है तो एक बार जल्दी से सही कर लीजिए। 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं कि सेलों के समूहित व्यवस्था को क्या कहते हैं। सेलों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं बच्चों तो क्या बनता है, सेलों के समूहित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं। आपका उत्तर आ गया बच्चों, है ना, कि सेलों के समूहित व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं बच्चों, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूहित व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट बटा 1, है ना, 1 वोल्ट यानी कि 1V अपॉन 1I, है ना, बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है कि 1V अपॉन 1I इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। गुरुजी V/I आपने पढ़ा होगा पहले बच्चों की फार्मूला होता है R, जो होता है ना हमारा जो प्रतिरोध है वो विभवांतर और धारा का अनुपात है, यानी कि I तो यहां पर 1,
ठीक है, तो 1V यानी 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर होगा बच्चों एक प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों यहां पर प्रतिरोध होगा। अब आप बताना कि आपने कुल प्यारे बच्चों 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि 10 में से आपने कितना प्रश्न सही किया। और जितने भी बच्चे लाइव में जुड़ चुके हैं, अब आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी जुड़े हैं, चाहे 1700 बच्चे हैं, 1800 बच्चे हैं, एक बार इस क्लास को आप सभी लोग एक बार प्यारे बच्चों जितने भी लोग जुड़े हैं सब मिलकर के एक बार क्लास को शेयर कीजिए। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना आपका सही हुआ। जितने भी बच्चे जुड़े हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सब लोग। ठीक है, एक बार लिखिए बच्चों कि 10 बटा कितना सही हुआ। अगर है ना, जिनका सब सही हुआ एक बार दिल बनाकर भेजे कि सर मेरा 10 बटा 10 सही है, मेरा 10 बटा 10 सही है, एक बार जरूर भेजना। ये सर 9 बटा 10 है। ओम कुमार कह रहे हैं 9 बटा 10 है। साक्षी कह रही है गुरुजी मेरा 10 बटा 10 है। बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ो मन से, है ना। रत्नेश कह रहे हैं सर 8 बटा 10 है। उत्तम कह रहे हैं 10 बटा 10 है। आपको पता है बच्चों एक जरूरी सूचना आपको पता है, जल्दी बताओ, आप सभी को एक जरूरी सूचना पता है कि आज के बाद प्यारे बच्चों हम लाइव क्लास में कब मिलेंगे? पता है आप सभी को कि इस कक्षा के बाद प्यारे बच्चों हमारी लाइव क्लास जो होगी वो बच्चों अब लगातार, है ना, कल था ना, अब हमारी लाइव क्लास बच्चों रक्षाबंधन के बाद यानी 31 को लाइव क्लास होगी। इसलिए आज की क्लास को बहुत मन से, बहुत सुकून से पढ़ना। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम करके जा रहा हूं कि आप लोग खुश हो जाएंगे कि सर आप तो छुट्टी देने के बावजूद भी इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं, तो कुछ बेहतर होगा। आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम लोग जो आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको हम लोग देखते हैं। पहले बच्चों कल मैंने एक छोटा सा चीज आपको बताया था। कल मैंने आपको बहुत सर 1 ओम होगा सर यहां पर, अच्छा है ना, 1 वोल्ट, अच्छा मात्रक लिखना था। सॉरी बच्चों, सॉरी 10वां नंबर में मिस्टेक है, 10वें में मिस्टेक है कि यहां मात्रक लिखा गया है। वोल्ट प्यारे बच्चों ये विभवांतर का मात्रक है और एम्पियर जो है वो धारा का मात्रक है। तो यहां बच्चों प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का बताओ जल्दी से, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध के जगह पर क्या लिखा जाएगा ये बताइए। तो यहां प्रतिरोध नहीं बच्चों, प्रतिरोध के जगह पर प्रतिरोध का मात्रक यानी ओम लिखा जाएगा। कल मुझसे एक मिस्टेक हुआ था बच्चों, उसके लिए सॉरी। कल हमने ये बोला था ओम के नियम में, मैंने आपको सिखाया था ओम के नियम में प्यारे बच्चों ये जो धारा था वो किसके समानुपाती था बताओ। कल मुझसे एक मिस्टेक हुआ था, गुरुजी धारा जो है ये विभवांतर के समानुपाती होता है ओम के नियम में। लेकिन बच्चों कल शायद मैंने गलती से आपको ये बोल दिया था कि आई जो है आई के बढ़ने से आर बढ़ेगा, ऐसा मैंने कल बोल दिया था गलती से। उसके लिए बच्चों सॉरी, मैं कान पकड़ता हूं आपके सामने कि सॉरी बच्चों, ठीक है ना। आई बढ़ने से आर नहीं बढ़ेगा, आई बढ़ने से आर नहीं बढ़ेगा, आई बढ़ने से वी बढ़ेगा। आई के बढ़ने से वी बढ़ेगा, आई बढ़ने से वी बढ़ेगा और वी के बढ़ने से आई बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कल मैंने गलती से आपको बोल दिया था कि आई के बढ़ने से आर बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों, सॉरी उसके लिए, दिल से सॉरी। आइए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्यारे बच्चों। कोई भी चीज, बिजली की कोई भी वस्तु अगर आप देख रहे हैं जो बिजली से चलता हो, सभी वस्तु को हम बोल सकते हैं क्या, बोलो, जितने भी वस्तुएं हैं बिजली की उसको हम, अगर हम फिजिक्स की भाषा में बोले तो हम उसे क्या बोल सकते हैं गुरुजी? हाँ, जितनी भी वस्तुएं हैं बिजली की, जितनी भी बिजली की वस्तुएं हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी वस्तु है अगर है ना बिजली की, तो हम उसे बोल सकते हैं प्रतिरोधक। क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधक। क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रतिरोधक बोल सकते हैं। रेसिस्टर बोल सकते हैं ना, रजिस्टर बोल सकते हैं, है ना। इसे हम प्रतिरोधक बोल सकते हैं। और इसके अंदर में कौन सा गुण होता है, इसके अंदर में कौन सा गुण होता है? आप कहेंगे सर जितने भी प्रतिरोधक हैं उन सब के अंदर एक गुण होता है प्रतिरोध करने का। क्या करने का? प्रतिरोध करने का। यानी प्यारे बच्चों बिजली को अपने में से बहने नहीं देने का ये गुण होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन आप देखे होंगे, सब क्या है, जितने भी मशीन आप देखते हैं सारे के सारे क्या हैं? प्रतिरोधक हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध के ना, प्रतिरोधक के अंदर में होता है प्रतिरोध। क्या होता है? उसका गुण होता है प्रतिरोध, मतलब विद्युत धारा को रोकना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन। लिखिए बच्चों हेडलाइन में लिखिए प्रतिरोधों का समूहन। क्या लिखिए हेडलाइन कॉपी में? लिखिए प्रतिरोधकों का, है ना, प्रतिरोधकों का समूहन बच्चों, समूहन। आपको पता है कि जितने भी प्रतिरोधक हैं उसको कितने तरह से जोड़ा जाता है? हमारे घरों में जितने भी प्रतिरोधक हैं उनको
कितने तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जल्दी से। तो कहते हैं गुरुजी जितने भी प्रतिरोधक हैं, चाहे वो टीवी हो, बल्ब हो, पंखा हो, इसको दो तरह से जोड़ा जाता है। कितने तरह से बताओ? यस यस, बहुत बढ़िया है ना। फैजान का सबसे पहला आंसर है गुरुजी दो तरह से। बोलो कौन कौन सा? गुरुजी सबसे पहला टाइप होता है श्रेणी क्रम में। क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों सीरीज में, है ना। सीरीज में सबसे पहले सीरीज में हम जोड़ते हैं। और प्यारे बच्चों सीरीज में क्या होता है कि एक बार अगर आप किसी एक बटन को दाबेंगे तो सारी वस्तुएं बंद हो जाएंगी। क्या आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि एक बटन को दबाने से, है ना, एक बटन को दबाने से एक बल्ब यहाँ का, एक बल्ब यहाँ का और एक बल्ब यहाँ का, एक बल्ब यहाँ का, क्या ये सभी बल्ब एक बटन को दबाने से सारे बल्ब बंद हो गए हैं? बताएं हाँ या ना। यस गुरुजी ऐसा हुआ है। यस 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 बिल्कुल ऐसा हुआ है। यदि ऐसा हुआ है कि एक बटन दबाने से सारे बल्ब बंद हो गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे जो बल्ब जुड़े थे, वो किस क्रम में जुड़े थे गुरुजी? वो श्रेणी क्रम में जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात बच्चों, एक यहीं पर होता है बच्चों, श्रेणी के बाद एक दूसरा होता है जिसका नाम है पार्श्व। क्या नाम है? पार्श्व, या बच्चों ऐसे कहते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर। तो मेन आप समांतर समझिए। समांतर का मतलब होता है पैरेलल बच्चों। क्या होता है? समांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, है ना। पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। अब क्या होता है कि पैरेलल में आपके दो सामान एक साथ बंद नहीं होंगे। मान लो बच्चों कि यहां से हमने करंट लिया और करंट यहां से गया और यहां से ये करंट अलग और ये करंट अलग। यहां पर पहले बच्चों एक लगाया स्विच, यहां क्या लगाया? स्विच लगाया और इसका स्विच मैंने अलग रखा, ठीक है ना। और पहले बच्चों यहां से यहां मैंने स्विच रखा और यहां पर मैंने एक वस्तु को लगा दिया और यहां पर भी मैंने एक स्विच रखा और यहां पर मैंने एक वस्तु को लगा दिया। अब ये बताओ अगर मैं इस स्विच को दबाता हूं तो क्या नीचे वाला वस्तु बंद होगा? क्या नीचे वाले वस्तु का, नीचे वाले मशीन का, डिवाइस का क्या लाइन कटेगा? नहीं कटेगा सर, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इसका ये अलग है और इसका ये अलग है। तो ये बच्चों होता है समांतर क्रम, जहां पर एक बार बटन दबाने से हमारी चीजें, सारी वस्तुएं बंद नहीं होती हैं। तो ये होता है समांतर क्रम। मान के चलो इसमें हमने सारे लाइट जोड़ दिया। आपने देखा होगा आपके घरों में एक बटन दबाने से इधर का लाइट बंद हो गया, एक बटन दबाने से यहाँ पर टीवी बंद हो गया। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार दबाएं घर का सब कुछ बंद, ऐसा नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो मशीन होते हैं, हमारे घरों में जो युक्तियां होती हैं, वो किस क्रम में जुड़े होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो मशीन होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो कहते हैं गुरुजी हमारे घरों में जो मशीन होते हैं वो होते हैं समांतर क्रम में। किसमें होते हैं? समांतर क्रम में। मन में सवाल आता है गुरुजी ऐसा क्यों होता है? अगर श्रेणी क्रम में होगा तो एक ही बार में सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखते हैं कि हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधक का। किसका? प्रतिरोधक का। बच्चों सबसे पहली बात है कि प्रतिरोधक का जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोग जिग जैग इसे कहते हैं प्रतिरोधक, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सीरीज को समझते हैं, यानी सबसे पहले हम श्रेणी क्रम को समझते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे बताओ? तो गुरुजी सबसे पहले सीरीज को समझेंगे, यानी हम लोग समझेंगे श्रेणी क्रम को। किसको? श्रेणी क्रम को समझते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध जुड़ा होता है। जैसे आप समझिएगा ये हमारा प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध। अब इसमें क्या होगा? एक प्रतिरोध है जुड़ा हुआ। अब इसमें क्या होगा? इसी के यहां से, है ना, इस पॉइंट से फिर दूसरा प्रतिरोध जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और फिर इसी के दूसरे पॉइंट से फिर यहां पर एक प्रतिरोध जुड़ जाएगा, ठीक है। हमने जोड़ दिया। अब प्यारे बच्चों ये हमने प्रतिरोध जोड़ा, तो आप ये समझिए कोई ऐसा सामान जो बिजली से चलता हो। प्रतिरोध हम जब भी बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे? सर ऐसा सामान जो बिजली से चलता हो। तो प्यारे बच्चों और प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। तो ये हो गया हमारे लिए R1, ये हो गया हमारे लिए R2 और ये हो गया हमारे लिए R3, क्योंकि जितने भी प्रतिरोध हैं हम उसको R से डिनोट करते हैं। बच्चों अगर मुझसे बोलने में कभी प्रतिरोध के जगह में प्रतिरोधक हो जाए, प्रतिरोधक के जगह में प्रतिरोध, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो समान ही है और उसके अंदर गुण ही है, तो बात एक ही है, ठीक है फिलहाल भी। अब इसको देना है विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए अब आते हैं और हम यहाँ पर लगाते हैं एक बैटरी। क्या लगाते हैं? बैटरी। आपको है ना सेल लगा देते हैं बच्चों, बैटरी नहीं सेल। सेल का आपको पता है ये होता है ना, इस तरह से हमने सेल लगा दिया। ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। अगर हो लगाने का मन तो लगा सकते हैं, स्विच नहीं लगाने का मन हो तो नहीं लगा सकते। ये हमारे पास एक स्विच लगा देते हैं। चलो इस तरह से ये हमने लगा दिया, ठीक है बच्चों।
आ जाओ। अब क्या है कि अब यहां से करंट फ्लो होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से करंट निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, करंट निकलेगा, और करंट क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई। अब ये करंट यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, और इसको पार करते 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 यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, और प्यारे बच्चों करते 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 यहां भी आई है, और यहां पर भी क्या है, आई है, और जितना ये देता है वो तो अपना ले ही लेगा, और यहां भी क्या है, आई है, और पूरा करंट फिर वापस बैटरी में आ गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला गुण ये होता है श्रेणी क्रम का सबसे पहला गुण कि वो, अब ध्यान दीजिएगा, चाहे वो पहला डिवाइस हो, हमारा पहला समान हो, दूसरा हो या तीसरा हो, सभी को ये एक समान करंट देता है। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो करंट है ये सेम देता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात है, इसका पहला गुण बताओ क्या है, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है तो सबसे पहला गुण क्या होता है, सबसे पहला गुण, तो सबसे पहला गुण ये होता है कि सभी को धारा बराबर मिलता है, सभी को धारा बराबर मिलता है। तो नंबर 1 में सबसे फर्स्ट लिखेंगे कि करंट सेम मिलता है, सबको करंट क्या मिलता है बच्चों, सेम मिलता है, सबको करंट सेम मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी हम बात करते हैं विभवांतर की, किसी बात करते हैं बच्चों विभवांतर की, तो चलिए यहां पर इसका विभवांतर निकालते हैं। अगर मैं यहां पर लगा दूं प्यारे बच्चों आपके सामने ना दो बिंदुओं के बीच में, अगर मैं इसके बीच में विभवांतर नापूं तो यहां पर लगाना पड़ेगा मुझे वोल्टमीटर, क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टमीटर, यानी कि अगर मैं इसको नापना चाहता हूं वोल्टमीटर से, प्यारे बच्चों V है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका V निकाल के दिखाओ V। तो आपने ओम का नियम कल पढ़ा था, ओम के नियम से आपने पढ़ा था कि V बराबर होता है IR, क्या होता है, V बराबर IR। तो ये हमारे पास I है क्योंकि I तो सब में सेम जा रहा है, बोलो हाँ या ना सर, I तो सब में सेम जा रहा है, लेकिन R जो है 1 है, तो ये हो गया IR1, ठीक है। अगर इसके बीच का मैं निकालता हूं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो क्या निकलेगा बताना मुझे जल्दी से, खैर ये देने का कोई जरूरी है ही नहीं। इसके बीच का अगर मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस तो निकलेगा बच्चों V इज इक्वल टू IR2, ये निकलेगा IR2, क्योंकि फॉर्मूला कहता है V बराबर IR ओम्स लॉ। यस गुरुजी, अगर मैं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो V बराबर क्या होगा, आई तो हमारा सेम है क्योंकि आई जो है बच्चों ये सबके पास सेम गया है, लेकिन आर हमारा ये अलग है, यानी ये कोई ऐसा मशीन है जिसका प्रतिरोध कम है, ये ऐसा मशीन है जिसका ज्यादा है, कम है, सब मशीन के अलग अलग प्रतिरोध होते हैं क्योंकि सबके अंदर बिजली को रोकने की क्षमता अलग अलग होती है। आप ऐसे समझिए, एक बल्ब और एक टीवी, क्या ये दोनों बिजली को उतना ही रोकेगा, नहीं सर, बल्ब कम रोकेगा और टीवी ज्यादा रोकेगा, और बिजली को रोकना ही प्रतिरोध का है ना, प्रतिरोधक का गुण कहलाता है, प्रतिरोध। तो पहले बच्चों ये हमारा IR3 होगा। तो आपने इसका दूसरा पॉइंट क्या देखा, सॉरी बच्चों दूसरा पॉइंट क्या देखा, करंट सेम होगा, करंट सेम होगा, लेकिन बच्चों लेकिन वोल्टेज कैसा होगा बताओ, लेकिन तीनों जो वोल्टेज लेगा वो क्या सेम वोल्टेज लेगा कि अलग अलग लेगा, सर तीनों जो वोल्टेज लेगा वो अलग अलग लेगा, यानी कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि प्यारे बच्चों पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी बच्चों विभवांतर जो होगा, विभवांतर कह सकते हैं, विभवांतर वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहला देखा, इसका सबसे पहला गुण ये था कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा समान होता है, लेकिन प्यारे बच्चों विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, विभवांतर हमारा अलग अलग होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब प्यारे बच्चों हमने ये देखा, ठीक है ना, विभवांतर इसके अलग अलग होते हैं, ये दो अंतर आपको याद रखना है, बोलो कौन कौन सा, सर देखिए श्रेणी क्रम में धारा जो है वो सभी के पास एक समान जाता है, लेकिन सभी जितने भी उपकरण लगे होते हैं उसका विभवांतर अलग अलग होता है, उसका विभवांतर अलग अलग होता है। तो बच्चों करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है ना डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि अगर ये तीनों के जगह पर हम किसी एक मशीन को लगाते तो कैसा होता। सर अगर हम तीनों के जगह पर हम किसी एक को लगा देते इस तरह से, पहले हम यहां पर लगाते सेल, बच्चों क्या लगाते, सेल लगा देते और सेल लगाने का ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसको यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सेल लगा देते, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, पर प्यारे बच्चों यहां से हमारा ये हमारा हो जाता और यहां पर हम एक ही लगा देते, तीनों के जगह पर अगर हम एक ही प्रतिरोध लगा देते, तीनों के जगह पर हम एक ही लगाते जिगजैग करके यहां पर, और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या होता, यहां से करंट क्या जाता गुरुजी आई, यहां क्या जाता करंट आई, क्योंकि धारा को आई से निरूपित करते हैं, यहां भी आई। और एक बात बताइएगा, और इसके बीच यहां पर जो इसके बीच में इसका जो प्रतिरोध है इसको हम आर मानते थे, इसको अब आर ई मान लेते हैं, क्या मानते हैं, आर ई। तो प्यारे बच्चों अब इसका अगर हम लोग
सेम सेल का जो सेल मैंने वहां लगाया था, सेम सेल मैंने यहां लगाया है। पहले बच्चों अब इसका निकाल लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर निकाल लीजिए। सर V बराबर होता है I गुना R, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR, लेकिन R का मैंने RE माना है, तो ये हो गया RE, ठीक है ना। तो ये जो है इसका जो प्रतिरोध है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसका जो प्रतिरोध है इसको मैंने गुना कर दिया धारा से, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर V बराबर हो गया IRE। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं तो इसमें क्या बढ़ता है, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि इसमें बढ़ता क्या है, धारा बढ़ता है या विभवांतर बढ़ता है? इसमें हमारा बढ़ता क्या है, इसमें हमारा बढ़ता क्या है, बढ़ता क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें हमारा धारा नहीं बढ़ता, इसमें हमारा विभवांतर जो है वो बढ़ जाता है, विभवांतर हमारा बढ़ जाता है। ये पहले V है तो इसको मैं कहूंगा, है ना, इसको मैं कहूंगा बच्चों V1, इसको मैं कह देता हूं V2, इसको कह देता हूं V3, है ना। यानी अगर मैं इसमें सभी V को एक साथ करूं, है ना, अगर मैं सभी V को, सर वोल्ट मीटर क्यों लगाएंगे सर, ए मीटर लगाएंगे? नहीं बच्चों, हम विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, धारा कहीं, है ना, धारा नहीं मापना है, धारा तो सबके पास सेम जा रहा है, इसलिए वोल्ट मीटर लगाएंगे, ए मीटर नहीं बच्चों। धारा थोड़ी मापना है, हमें नापना है रेसिस्टेंस, इसको आर को, ठीक है, इसको मापने की हम बात कर रहे हैं, हम धारा मापने की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने इसके जगह पर एक हमने लगा दिया, एक ही लगाया, और यहां पर अलग अलग लगाया। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर यहां पर मुझे टोटल V निकालना हो, टोटल V निकालना हो तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 और प्लस में V3। बच्चों एक बात बताओ कि हमने V1 का हमारा आंसर क्या आया, V1 का आंसर क्या आया है, इसको प्रूव भी करना है। V1 का आंसर आया है IR1, वो IR2 IR3, तो हम यहाँ लिखेंगे V की जगह पर क्या लिखेंगे, IR1, यहां लिखेंगे IR2 और IR3। ये प्यारे बच्चों हमारा इस तरफ का है, ठीक है ना। अब एक बात करते हैं कि इसमें हमें कॉमन क्या लेना चाहिए, इसमें हमें कॉमन क्या लेना चाहिए? तो आप कहेंगे सर हमें यहां पर कॉमन लेना चाहिए I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, I कॉमन ले लेते हैं, I तो क्या बचता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3, ठीक है ना। तो पहले बच्चों ये हमारा आ गया V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां अगर हम देखते हैं तो यहां हमारा आया था V बराबर क्या आया था, यहां पर V बराबर क्या आया था, V बराबर क्या आया था, IRE, ठीक है ना। अब मैं इसको दोनों को बराबर करता हूं क्योंकि सेम सेल था, यहां भी सेल था सेम, वहां भी सेल था। अब मैं दोनों को बराबर करता हूं तो V बराबर V है, V बराबर V है। अगर पहले बच्चों V बराबर है तो हम कह सकते हैं कि I R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IRE। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको भी मैं अगर यहाँ पर कटा देता हूं I को, तो RE इज इक्वल टू क्या निकला, R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। तो यही प्यारे बच्चों हमारा प्रूफ हो गया कि इसमें यानी कि श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ते हैं, अगर हमें सबका योग निकालना है तो हम सीधा निकाल सकते हैं। हम सीधा जोड़ करके, अगर हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे। बोलो बच्चों क्या, अगर हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम सीधा जोड़ेंगे, सीधा। जैसे अगर मुझे R निकालना हो, RE निकालना हो, है ना, या फिर इसको बहुत लोग RS कहते हैं क्योंकि, है ना, रेसिस्टेंस और वो भी सीरीज में जुड़ा है तो RS कहते हैं। तो RE निकालना हो तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे से इसको, है ना, बहुत अच्छे से हम लोग इसको लिख लेंगे। पर बच्चों आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर, है ना, RE हमने माना है मतलब उसको सम किया है, हमने जोड़ा है, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है। अर्थात प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैंने ये कहा कि श्रेणी क्रम में एक हमारे पास जुड़े हैं 3 ओम का प्रतिरोध और दूसरा फिर जुड़ा है 5 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम का प्रतिरोध, तो ये बताइए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान, है ना, समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर हमें समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है तो बहुत इजी होता है, सिस्टम ना, बहुत आसान है कि R यानी कि समतुल्य, R निकालना है हमको, R निकालना है, वो भी श्रेणी क्रम में, तो S लिख देना बच्चों, है ना, S लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। तो टोटली होता है फॉर्मूला R1 प्लस R2, सीधा जोड़ना है। तो 3 ओम, ध्यान दीजिएगा, 3 और प्लस में 5, कितना हो गया टोटल,
3 ओम और प्लस में 5 ओम, तो पहले बच्चों 8 ओम आपका टोटली आंसर हो गया। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर यही होता है कि सीधा हम चीजों को जोड़ देंगे और जोड़ करके समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन देते हैं, अगर मैं कहता हूं कि एक हमारे पास जुड़ा हुआ है, ये 5 ओम है और फिर यहां से मैं एक और जोड़ देता हूं। ठीक है, ये प्यारे बच्चों 15 ओम है और मैं एक और जोड़ देता हूं जो कि बहुत ही आसान 20 ओम है। तो आप ये बताइए कि इसके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। आर यानी कि रेसिस्टेंस है ना, वो भी श्रेणी क्रम में है तो एस लिखेंगे, 500 क्रम में है ना पैरेलल होगा तो बच्चों पी लिख देंगे। ठीक है ना, तो पहले बच्चों हम लिखेंगे R1 प्लस में R2 प्लस में R3। हमने प्रूव किया है बच्चों, हमने प्रूव किया है, हम लोगों ने साबित भी करके दिखाया है कि ये कैसे हुआ है ना? बोलो हाँ या ना। तो सर 5 और 15 20 और यहां से 20 था, 20 20 40 ओम आपका आंसर होगा। 40 ओम, 40 ओम आपका आंसर होगा। लेकिन आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि गुरुजी हम इसका परिभाषा कैसे लिखें, हम परिभाषा कैसे लिखें? तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो परिभाषा लिखना चाहते हैं? बच्चों एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर लेना, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब लोग क्लास को एक साथ लाइक कर लेना। बच्चों जितने बच्चे हैं एक बार हो सकता है तो शेयर कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों, हमेशा तबीयत एक जैसा नहीं रहता है, तबीयत ठीक हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि हमने से प्रूव भी करके देखा है, हमने से प्रूव करके देखा है। लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चे जिसके मन में गुरुजी आता है कि सर इसकी परिभाषा कैसे लिखें, है ना? तो देखिए क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन होगा प्रतिरोधकों, है ना, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन से, श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? ठीक है ना, श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है, दो चीज है, आप दो चीज को डिफरेंस समझिएगा। देखिए जितने भी प्रतिरोधक हैं, जितने भी प्रतिरोधक हैं, चाहे वो बल्ब हो बच्चों, चाहे बल्ब हो, चाहे वो हमारा टीवी हो, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, जितने भी प्यारे बच्चों प्रतिरोधक हैं, सबके अंदर एक गुण होता है। उस गुण को बताइए, उस गुण को बताइए। उस गुण को कहते हैं सर प्रतिरोध। प्रतिरोधक के अंदर में होता है प्रतिरोध, गुण होता है। और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसके बारे में हम लिखते हैं, आप समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। कहते हैं उत्तर देखना बच्चों, बहुत ही प्यारा सा उत्तर है। कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए बच्चों एक है या बहुत? एक जुड़ेगा या बहुत जुड़ेगा? सर बहुत जुड़ेगा, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों, क्योंकि बहुत है ना, प्रतिरोधक मतलब एक हुआ, प्रतिरोधक मतलब एक, और अगर ओ लगा दें तो प्रतिरोधकों। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य समझते हैं। समतुल्य मतलब होता है कि बच्चों पूरा योग, योग कहते हैं है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य। बोलो क्या होगा? प्रतिरोधक, यहां प्रतिरोधक होगा या प्रतिरोध होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि दोनों में क्या सही है। जल्दी से मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना अच्छा फिजिक्स को समझ रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि कितना अच्छा समझ रहे हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, अच्छा बच्चों जुड़ेंगे क्या? जुड़ेंगे हमारे प्रतिरोधक, लेकिन उसका समतुल्य, समतुल्य बोलो क्या होगा? प्रतिरोधक होगा या प्रतिरोध? प्रतिरोध उसका गुण है बच्चों। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों का सही है। सर टोटल एडिशन, सर आंसर होगा प्रतिरोध। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लगभग सभी बच्चों का एक साथ आंसर आ रहा है गुरुजी कि सर होगा क्या यहाँ पर? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों, प्रतिरोधकों मतलब समझिए कि मतलब कोई सामान, बिजली का बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई सामान बिजली का। तो प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध बच्चों, प्रतिरोधक नहीं, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य है ना, समतुल्य प्रतिरोध मतलब कि समतुल्य प्रतिरोध यानी कि आर, जो समतुल्य प्रतिरोध है आर, समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के, उन प्रतिरोधकों, कौन प्रतिरोधकों? जो अलग अलग जोड़े हैं उन। अच्छा ऐसे समझने में आपको ज्यादा अच्छे से आएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा।
कहते हैं हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और हमने लिया है 3 ओम, फिर हमने जोड़ा है प्यारे बच्चों 3 ओम के बाद हमने जोड़ा है 4 ओम और फिर हमने जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, 5 ओम। तो कुल बताइए टोटल आर कितना हुआ, टोटल आर कितना हुआ, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुरुजी 3 और 4 7 और 5 टोटल हुआ 12। तो ये जो 12 है यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 12 इन सभी के योग के बराबर है। 12 किसके बराबर है बोलिए? तो सर 12 जो है इसको अलग अलग भी अगर हम जोड़ें तो अलग अलग करके योग करने पर 12 आएगा, योग करने पर हमारा कुल 12 आएगा। तो कहेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। नहीं अगर समतुल्य समझ में आया तो चलो हटा देते हैं, कुल लिख देते हैं। लो बच्चों याद देखो, लिखना इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, उन प्रतिरोध है ना, उन प्रतिरोधकों को अलग अलग, उन प्रतिरोधकों के, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग प्रतिरोध, प्रतिरोधक के अंदर कौन सा गुण है? प्रतिरोध। अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। यही है बच्चों इसकी परिभाषा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है, 100% आपके ऊपर विश्वास है कि आपको ये याद हो गया होगा। कहते हैं कि श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का जो कुल प्रतिरोध होगा, टोटल जो रेसिस्टेंस होगा, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर है। देख लीजिए कि कुल हमारा 12 है और ये इसका अलग है 3, इसका अलग है 4, इसका अलग है 5, सबको योग के बराबर है, योग के बराबर है, तब हम इसे कहते हैं श्रेणी क्रम, हम इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। बच्चों फिर से सुन लीजिए, फिर से बोल के देख लीजिए, लिख के देख लीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के है ना, प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध यानी कि कुल जो 12 आया, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग, अलग अलग जो है प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, योग के बराबर होता है। अर्थात आप लिखना चाहें बच्चों तो आप लिख सकते हैं। अर्थात अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल आर है और वो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, इसलिए इसका एस लिख देंगे, एस, एस फॉर सीरीज, पी फॉर पैरेलल, एस फॉर सीरीज, पी फॉर पैरेलल। सीरीज मतलब श्रेणी, पैरेलल मतलब समांतर। तो आर एस बराबर हम लिख देंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डॉट डॉट भी चलता रहे क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। अर्थात में आप इसको लिख सकते हैं। पहले बच्चों कितने ऐसे बच्चे जिसको लगता है गुरुजी कि मैं इसको 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में याद कर लूंगा? बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है कि मैं इसको याद कर सकता हूं? सर ये सब नोट्स में होगा ना? 100% मेरे बच्चे, 100% ये सब आपके नोट्स में रहेगा। यस सर, फिर से देख लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ये है बच्चों हमारा फार्मूला, ठीक है? आइए अब हमारे पास आता है एक दूसरा बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व क्रम, पैरेलल बच्चों। अब क्या है कि कई बार हम लोग पैरेलल में हम मशीन को जोड़ते हैं, है ना? पैरेलल बच्चों, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम। किसमें? समांतर क्रम बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे समांतर क्रम में। ध्यान दीजिए कि ये यहां से हमारे पास यहां से करंट आया, ठीक है ना? ये करंट आया यहां से और आने के बाद हमने इसको यहां भेज दिया और भेज करके एक मशीन को हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है? फिर प्यारे बच्चों सेम एक हमने यहां भेज दिया और यहां पर हमने इस तरह से मशीन को लगा दिया, ठीक है? फिर मैंने यहां से भेज दिया और यहां प्यारे बच्चों मैंने मशीन को लगा दिया। अब इसको सेम टू सेम हमने फिर क्या किया, इस तरह से हमने यहां पर और इसको यहां पर लौट दिया और यहां आकर के अब इस पर प्यारे बच्चों हमने भेजा क्या, इसके हमने लगा दिया सेल को। किसको? सेल को हमने लगा दिया यहां पर पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है? यहां पर प्यारे बच्चों अब यहां पर स्विच भी दे दिया थोड़ा सा। अब आगे बढ़िए और इस तरह से हमारा हो गया। ध्यान दीजिए, अब हम इस तरह से मशीन को जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों
इसमें ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो यहां से हमारा क्या जा रहा है, अब बताना, यहां से हमारा करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। हमने यहां पर बैटरी लगाया है तो यहां से हमारा करंट जाएगा, करंट गया आई, यहां भी क्या जाएगा बताओ आई, यहां भी क्या जाएगा आई बच्चों, ठीक है ना। अब बताओ क्या यहां से हमारा करंट बंट रहा है या नहीं बंट रहा है? यस सर, अब आपका विद्युत धारा यहां से बंट रहा है। यानी यहां से अगर हम देखें तो ये है ना, इसका रास्ता अलग है तो ये I1 हो जाएगा, इसका रास्ता अलग है तो ये I2 हो जाएगा, इसका रास्ता अलग है तो ये I3 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, अगर हमने एक प्रतिरोध को यहां जोड़ा है तो ये R1 है, ये R2 है और ये हमारा R3 है, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है, क्योंकि ये मशीन है, इसका है ना, इसको हमने R1 से बोला। कोई भी अगर बिजली का वस्तु है तो हम उसको रेसिस्टेंस R से सूचित करते हैं, R1, R2, R3। अब उसके बाद प्यारे बच्चों फिर यहां से आएगा, जब सब आएगा तो फिर यहां पर I हो जाएगा, क्या हो जाएगा I। जब करंट वापस आता है बच्चों तो ना करंट कुछ छोड़ता नहीं है, ना करंट कुछ भी नहीं छोड़ता, पूरे परिपथ में जितना I जाता है वापस भी उतना आता है। तो यहां पर बच्चों सॉरी क्या हो गया, हाँ सॉरी बच्चों ना, तो ये वापस भी क्या आएगा, आई ही वापस आएगा, क्या हो गया सॉरी बच्चों सॉरी, है ना। तो वापस भी क्या आएगा, आई ही वापस आएगा, आई ही वापस आएगा। अब प्यारे बच्चों हम देखें तो यहां पर क्या हमारा करंट सेम है या करंट चेंज हो रहा है? सबसे पहला गुण पार्श्वक्रम का सबसे फर्स्ट गुण क्या है मुझे बताइए, सबसे पहला गुण। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे गुरुजी इसका सबसे पहला गुण है ना, ये क्या हो गया, और हम कहेंगे इसका सबसे पहला गुण है तो यहां हमारा करंट सेम नहीं रहता। करंट प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहली बात चेंज होता है। करंट क्या होता है, चेंज होता है। करंट यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरी बात है, अगर मैं इस पर प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर अब निकालता हूं V बराबर, क्या निकालता हूं V, पहले वाले में अगर मैं V निकालता हूं फर्स्ट वाले में तो V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर V बराबर होता है IR। तो यहां पर हो गया हमारे पास IR होता है, ठीक है ना, IR होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया है ना, IR होता है, तो ये I है ना, ये I1 हो गया और R1 हो गया। फिर प्यारे बच्चों अगर हम देखेंगे, फिर अगर हम लोग निकालेंगे फिर है ना I1 ये निकालेंगे V2 बराबर, तो ये भी हो जाएगा बच्चों I2 और ये R2 हो जाएगा। और फिर अगर हम 3 निकालें तो I है ना क्या हो जाएगा, I हमारा क्या हो जाएगा I3 और ये R3। इस तरह से हमारा V निकलेगा, क्या निकलेगा V, इस तरह से हमारा क्या निकलेगा V निकलेगा इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से V निकले नहीं बच्चों ना, IRV, V यहां पर हो जाएगा हमारा हाँ इस तरह से IR1, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं I बराबर I बच्चों, I तो अलग हो गया ना, I बराबर V बटा R, ठीक है। सॉरी बच्चों सॉरी, इसमें अगर हम लोग I निकालना चाहें, I बच्चों I निकालना चाहें तो यहां पर I कैसे निकलेगा, अगर मुझे यहां पर I निकालना हो तो I कैसे निकलेगा सर, यहां पर हमारा जो I निकलेगा, यहां जो हमारा I निकलेगा I बराबर होता है I1 बराबर होता है V बटा R होता है, ठीक है। और I2 बराबर अगर हम देखें तो वो होता है ना, वो होता है क्या है ना, वो क्या होता है V बटा R2। अगर मुझे I3 लिखना हो तो I3 बराबर क्या होता है V बटा R3। तो इस तरह से हम लोग इसमें I निकाल लेंगे कि I बराबर फॉर्मूला होता है V बटा R, ठीक है ना। इसमें प्यारे बच्चों हमने एक चीज देखा कि हमारा करंट चेंज होता है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा V है, जो विभवांतर है, क्या विभवांतर चेंज होता है? यस और नो बताओ। नहीं सर, इसमें हमारा विभवांतर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा विभवांतर है वो चेंज नहीं होता, यानी कि V देखो सब में सेम है, V यहां पर भी है, V यहां पर भी है, V यहां पर भी है, तो V चेंज नहीं होता है। तो बच्चों V यानी कि हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंट इज नॉट चेंज, ठीक है ना। यानी कि बच्चों विभवांतर यहां नहीं बदलता, वहां से उल्टा हो जाता है, विभवांतर यहां नहीं बदलता, बच्चों नहीं बदलता, याद रखना विभवांतर जो है वो नहीं बदलता है। इस चीज को आप यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना।
अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए इसके समतुल्य में एक छोटा सा हम सर्किट बनाते हैं, एकदम छोटा सा यहां बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फिर से वही काम करूं जैसा मैंने पिछले बार किया था कि मैं यहां पर एक सेल लगाता हूं और इस सेल को पॉजिटिव नेगेटिव देता हूं, यहां से करंट आई जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर एक ही अगर रहता, टोटल एक ही रहता, तो प्यारे बच्चों यहां से हमारा क्या जाता गुरुजी, आई जाता, और यहां भी आई जाता, और यहां भी आई जाता, ठीक है, यहां भी क्या जाता, आई जाता ही, यहां से भी आई जाता, और यहां भी आई आता, और यहां भी आई आता। अब यहां पर इसके बीच में जो हमने प्रतिरोध लगाया है इसको मैं यहां पर आर मान लूं, क्या मान लूं, आर। अब बच्चों यहां पर आई कैसे निकलेगा, अगर मैं यहां आई निकालना चाहूं तो जल्दी से बताना यहां आई कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है आई का, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला है कि आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर, V अपॉन आर, तो है ना। तो यहां आपने देखा कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर बच्चों, V अपॉन आर, यहां पर हमारा फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर अगर मुझे बच्चों टोटल I निकालना हो, माफ कीजिएगा, अगर यहां मुझे टोटल I निकालना हो कि कितना धारा हम दे रहे हैं, अगर एक बार हमें I निकालना हो, क्योंकि यहां से 3 भाग में बटा है, तो यहां पर हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं कि I बराबर, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं यहां से एक बार I निकालना चाहूं, एक बार I, तो I निकालने के लिए मुझे इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, है ना। I के लिए हमको I1, I है ना, I के लिए मुझे I1 प्लस I2 और प्लस में I3 को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पहले बच्चों अगर I को हम देखें, अगर हम I को देखें तो I क्या है सर, I को देखें तो I है हमारे पास V बटा R1, क्या है, V बटा R1, प्लस में दूसरा क्या है, I2 का मान बताओ, I2 का मान है V बटे R2, और फिर तीसरा बताओ I का मान क्या है, तीसरा है बच्चों V बटा R3। अब यहां आप देख रहे हैं कि I का जो मान है, यहां आप देख रहे हैं कि I का मान कुछ ऐसा है, I का मान कुछ ऐसा आया है बच्चों, I का मान, ध्यान दीजिएगा, और उस पार देख रहे हैं, इस पार देख रहे हैं I का मान कुछ ऐसा है। तो ये हमारे पास समीकरण मान लीजिए कि 1 हो गया, 1 हो गया, और ये प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2 हो गया। तो 1 और 2 में अगर I बराबर है ध्यान से, अगर I बराबर है बच्चों, I बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर अगर उस पार में I, उस पार का I और इस पार का I दोनों बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं, उस पार के I के जगह में क्या लिखे थे, V बटा R1 प्लस V बटा R2, और प्लस लिखे थे V बटा, है ना, V बटा R3 बच्चों ना, V बटा R3 लिखे थे, बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R बच्चों, V बटा R। अब एक बात बताना, अगर मैं इसमें V कॉमन ले लूं बच्चों, अगर मैं V कॉमन ले लूं तो क्या मिलता है, अगर मैं इसमें V कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा सर, देखो V बटा R1 का मतलब है, मैथ में पढ़ाए थे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, बोलो हाँ या ना, क्या मैं V बटा R1 को ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि V बटा R1 को V गुना R1, V गुना 1 बाय R1, यस सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर नहीं समझ में आया सर, मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर मैं V कॉमन लेता हूं तो यहां पर बचेगा 1 बाय R1। देखो मैं अगर नहीं भी समझाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं ताकि बच्चों कोशिश करता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। V बटा आर बराबर क्या है बच्चों, V बटा आर। अब मैं यहां से V और V कट कर देता हूं एक बार में, तो बच्चों हम लिखेंगे कि 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और प्लस 1 बाय R3 इज इक्वल टू 1 बाय R। ये होता है बच्चों समांतर क्रम में, ये होता है समांतर क्रम में फॉर्मूला, ये होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला। ध्यान से देखना, ये हमारा फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में कि 1 बाय R इज इक्वल टू, पहले बच्चों 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये होता है समांतर क्रम में हमारा R निकालने का फॉर्मूला। सर कैसे क्वेश्चन बनेगा बताइए। देखो ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा था, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए प्रूव करने के लिए तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने प्रूव किया है बच्चों, ठीक है। ये मैंने प्रूव किया है, जैसे मान लो कि आपके पास दिया गया है एक सर्किट बच्चों, है ना, एक सर्किट दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब यहाँ से आने के बाद यहाँ 3 रास्ते निकलते हैं, 3 रास्ते। एक का मान प्यारे बच्चों, है ना, पहला रास्ता है ये वाला, इसका मान दिया है 2 ओम मान लेते हैं और इसका मान दिया है 3 ओम और यहां से प्यारे बच्चों आपको दे दिया है 4 ओम। आपसे ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि प्यारे बच्चों बताइए इसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। कुल प्रतिरोध का मान, टोटल रेसिस्टेंस आपसे पूछा गया है।
यहां से आई करंट जा रहा है, आई जा रहा है, यहां से आई और यहां से रास्ते 3 हो गए। अब आपको बताना है कि टोटल जो है रेसिस्टेंस का मान क्या होगा। ठीक है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बस ये समझो कि बच्चों जो फॉर्मूला है हमारा, जो फॉर्मूला है वो इसको निकालने का, अगर ये समांतर क्रम में तीनों में अगर धारा अलग अलग है, यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा, अगर तीनों में धारा अलग अलग जा रहा है बच्चों तो निकालने का फॉर्मूला इसका यही है 1/R, और ये पैरेलल है बच्चों तो यहाँ P लिख देंगे। 1/R ये पैरेलल है तो P लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू। सर आज का क्लास समझ में नहीं आ रहा है, 100% समझ में आएगा बच्चों, थोड़ा सा धैर्य तो रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज बच्चों, प्लीज 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 प्लीज, है ना। तो 1/2 और प्लस में 1/3 प्लस में 1/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, 1/R है ना, R का RP का वैल्यू है तो इसका एलसीएम 2, 3 और इसका एलसीएम 12 होगा बच्चों। क्या होगा, 12 एलसीएम होगा बच्चों 12। अब अगर देखते हैं 2 के पहाड़े में 6 बार में, 3 के पहाड़े में 12, 4 बार में और 4 के पहाड़े में 3 बार में, टोटल जोड़ो बच्चों 6 4 10 3 13, है ना। तो लिखेंगे 13 बटा सॉरी ऊपर क्या 13/12, ये बच्चों 1/R का वैल्यू है, 1/R का, P दो या नहीं था ना। तो फिर अगर हम गुना करते हैं तो पहले बच्चों इसको हम उल्टा देते हैं, यानी कि लिखेंगे 13R बराबर का 12, तो R बराबर बच्चों 12/13 आपका आंसर है, 12/13 आपका आंसर है। किसी बच्चे का आंसर अगर 12/13 आया है तो वो 100% सही है, वो 100% सही है बच्चों, ठीक है ना। कि अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम का फॉर्मूला अलग होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला अलग होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। आप क्रिकेट खेलने जाते हो, बोलो हाँ। कभी क्रिकेट खेलो जीवन में, बोलो हाँ। यस सर, हमने जीवन में क्रिकेट खेला है बच्चों, क्रिकेट हमने खेला है। क्या होता है क्रिकेट में, क्या हमेशा आपको जो बॉलिंग करने वाला होता है क्या वो हमेशा फुल टॉस देता है, फुल टॉस बॉल फेंकता है, या बच्चों क्या हमेशा ऐसा बॉलर मिलता है जो बहुत यूज है ना लूज हो, यानी कि जिसको मारने में बहुत मजा आता हो, 6 है ना 4 ऐसे वाला? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्यारे बच्चों हमारे जीवन में कभी कभी जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे सामने बहुत फास्टर बॉलर आ जाता है, बहुत फास्ट बॉल करता है, जो कई बार प्यारे बच्चों हमारे बल्ले में आता ही नहीं है, बल्ले में आता भी नहीं है। और प्यारे बच्चों कभी हम लोग है ना, कभी हम लोग को पुल तो कभी प्यारे बच्चों हम लोग को है ना फ्रंट में कभी कट मारना पड़ता है, कभी हम लोग बोल्ड हो जाते हैं, कभी यॉर्कर आता है बोल्ड हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा सिलेबस भी ऐसा है, हर टॉपिक को अगर आप चाहेंगे कि बहुत इजी हो तो बच्चों हर टॉपिक इजी नहीं होता है, कई बार हमें समझने का प्रयास करना पड़ता है बच्चों। यहां से प्रूफ कभी अगर पूछा जाए कि इसको प्रूफ कीजिए, तो ये वाला जो प्रूफ मैंने आपको समझाया ये प्रूफ बहुत कम आता है, ये प्रूफ करने मैंने जो समझाया ये परीक्षा में बहुत कम आता है बच्चों, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ जाइए, तो मैं आपके साथ ये करना चाहता हूं, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं ताकि आप कुछ बोलो नहीं सर आपने प्रूव नहीं किया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ देता हूं, याद रखना कि अगर प्यारे बच्चों अगर यहां पर श्रेणी क्रम कहा जाए, अगर क्या बोला जाए श्रेणी क्रम, क्या बोला जाए बोलो श्रेणी क्रम कहा जाए, तो समझना बच्चों श्रेणी क्रम में अगर हमें जोड़ना है तो R इज इक्वल टू कैसे होगा, तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कहना तो बस इतना ही बात था, है ना, कहना तो बस इतना था कि अगर प्यारे बच्चों पास या समांतर क्रम कहा जाए तो हम लोग कहेंगे गुरुजी इसका फार्मूला होता है 1, है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये इसका फार्मूला होता है। ये प्यारे बच्चों आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। बात तो बस इतनी सी है, बात तो बस इतनी सी है, ठीक है ना, बात तो बस इतनी सी है बच्चों, बहुत इतनी सी बात है। यस सर, यस सर। तो प्यारे बच्चों चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपके पास, उसको बनाकर आपको देखना है ना, आपको देखना है। लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मान लीजिए कि 6 ओम है ना, ये बच्चों 6 ओम है, और मान लो कि 12 ओम है और 18 ओम है, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या आएगा, और पार्श्व क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या आएगा, एक बार जल्दी से बताइए। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नंबर 1 अगर हम इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, अगर हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या आएगा श्रेणी क्रम में, पहला बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा, तो श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है, श्रेणी क्रम में सीधा होता है 12
क्या होता है कि श्रेणी क्रम में R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा जोड़ते हैं, यानी 6 और प्लस में 12 प्लस 18 और साथ में लगा दो ओम। तो प्यारे बच्चों ये हो गया टोटल 36 ओम। लेकिन अगर आपको इसे समांतर क्रम में जोड़ना हो तो बच्चों बताइए समांतर क्रम में जोड़ने से क्या आएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये भी 1/R होगा है ना, प्लस में 1/R3। तो बच्चों 1 लिखेंगे 6 प्लस 1/12 प्लस में 1/18, इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम होगा 36 बच्चों, है ना। एलसीएम कितना होगा 36। आप ये बताइए 6 के पहाड़े में 36 कितनी बार में है। 6 के पहाड़े में 36 है 6 बार में, 12 के पहाड़े में 3 बार में, 18 के पहाड़े में 2 बार में। अब जोड़ते हैं तो 6 और 3 होता है 9 2 11, 11/36 है, लेकिन ये 1/R का मान है, याद रखना 1/R का मान है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो R बराबर होगा 36/11 ओम। 36/11 ओम, ये आपका परफेक्ट आंसर है। बच्चों याद रखना कि हम लोग जोड़ के लाते हैं वो जो 1/R का वैल्यू होता है, 1/R का वैल्यू होता है, फिर उसको सीधा भी करना होता है। इस चीज को नहीं भूलिएगा, इस चीज को नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ जाए, यस और नो, यस सर यस सर। अब जिसको भिन्न का जोड़ नहीं आता है वो कैसे बना पाएगा बेचारा, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ आपके पास आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमारे पास 1 ओम है, एक हमारे पास 2 ओम है और हमारे पास 4 ओम है। जोड़ के दिखाओ इसको, पास होकर, है ना, समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। देखते हैं सबसे पहला रिजल्ट किसका आता है। सबसे पहला रिजल्ट किसका आता है, मैं देखने के लिए बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूं कि किस बच्चे का सबसे पहला आंसर आता है। आप बोलोगे गुरुजी अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ना है तो इट इज वेरी सिंपल कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये हमारा 3 से ज्यादा भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि 3 ही होगा। देन आप कहोगे सर कि ये हमारे पास है 1/1 और प्लस में 1/2 और प्लस 1/4। एलसीएम बच्चों 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2 से 2 प्लस में 1। तो बच्चों 7/4 जो है ये वैल्यू 1/R का है, तो R बराबर होगा 4/7 ओम। किसी बच्चे का सही है तो एक बार अपना सही कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी बच्चे का सही उत्तर है मेरे भाई तो जल्दी से आप लोग सही कर लीजिए कि सर मेरा उत्तर सही है, 4/7 ओम हमारा सही उत्तर होगा। तो बच्चों कोई भी चीज है, बस क्वेश्चन तो बस इतना ही है, ठीक है। आइए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन और लेके आते हैं जो हमने आपके लिए रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत ध्यान से, बहुत सुकून के साथ। कहते हैं 4 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। चलिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समतुल्य प्रतिरोध है, तो बच्चों समांतर क्रम में होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देन आप कहोगे सर कि 1 हो जाएगा ये 4 और प्लस में 1/12। इसका प्यारे बच्चों लघुत्तम कितना होगा, 4 और 12। 4 और 12 का लघुत्तम बच्चों 12 होता है। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में और 12 के पहाड़े में 12 आता है 1 बार में। तो आप कह सकते हैं 4/12 कटा करके बच्चों 1/3। याद रखना 1/3 जो है वो 1/R का वैल्यू है, 1/R का वैल्यू 1/3 है। सीधा करेंगे तो बस बच्चों उल्टा दीजिए, तो 3 ओम अगर किसी बच्चे का आंसर है तो वो 100% सही उत्तर है। 100% बच्चों, ठीक है। आप देखेंगे इसमें हमेशा मान कम आता है बच्चों, इसमें आप देखेंगे हमेशा मान कम आता है। देखो दिया क्या था, दिया था क्या सर, दिया था हमारे पास, हमें मालूम था 4 और 12। ध्यान दीजिएगा जो हमें दिया गया था वो क्या था, दिया गया आर क्या था, दिया गया जो प्रतिरोध था वो क्या था सर, दिया गया जो प्रतिरोध था एक था 4 और एक था 12। जबकि आंसर क्या आया, बोलो आंसर क्या आया, जल्दी बोलो आंसर क्या आया सर, आंसर आया 3। इसका मतलब ये होता है कि अगर जब भी कहा जाए समांतर क्रम तो आप सोच लीजिएगा आंसर कम आएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध कम हो, किस है ना, किस क्रम में कम हो, तो बच्चों अगर पूछा जाए किस क्रम में जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध कम हो, तो जैसे ही कम का नाम बोलेगा आप समझ लीजिएगा कि हमें प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। कम हो मतलब समांतर क्रम में कम होता है। और अगर प्यारे बच्चों आपको आजमाना है तो आप आजमा लीजिए। मैं आपको देता हूं एक 5 ओम और मैं देता हूं 10 ओम। अब आपको निकालना है श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान। तो जल्दी से बताइए श्रेणी क्रम में क्या होगा। तो आप कहें गुरुदेव अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं या जोड़ती हूं
तो श्रेणी क्रम में होता है सीधा जोड़, सीधा, ठीक है ना, सीधा जोड़। तो टोटल हमारा हो जाएगा 10 और 5 15 ओम। तो आप देखेंगे कि हमें जो आर दिया था वो क्या दिया था, आर जो दिया था, समझिएगा ध्यान से, जो हमें दिया था वो आर क्या था, वो आर था, एक था बच्चों 5 और एक था हमारा 10, और हमारा जो आया कितना आया आर बच्चों 15। तो कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम में आंसर बड़ा आता है, आंसर ज्यादा आता है। तो बच्चों प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान अधिक हो। तो आप कहेंगे गुरुदेव बात जब भी अधिक की होगी तो हमारा आंसर होगा सीरीज बच्चों, यानी श्रेणी क्रम। जब भी बात अधिक की होगी तो हमारा आंसर होगा श्रेणी क्रम, और जब भी बात कम की होगी तो हमारा बात होगा समांतर क्रम। इस बात को कितने बच्चे दिल से लगा चुके हैं, एक बार यस लिखकर भेजना। गुरुदेव आपका बच्चा ये 100% समझ चुका है, ठीक है। अब बच्चों जो लोग कह रहे थे अभी तक गुरुजी आज की कक्षा समझ में ना आ रही है, क्या बच्चों आपके बात चेंज हो गए? हाँ सर अब समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहा है क्या चीजें आप पढ़ा रहे हो। बच्चों कभी कभी टाइम लग जाता है चीजों को समझाने में। पढ़िए बच्चों क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा गया है यदि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पास यानी समांतर क्रम में समायोजित किया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों बोला गया है समांतर क्रम में नियम कहता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 तक जाना है आपको, ये हमारा फॉर्मूला कहता है। देन हम कहेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/2 बच्चों प्लस 1/3 और प्लस 1/5। देन आप कहेंगे सर हमारा एलसीएम होगा 6 पंजे 30 बच्चों, एलसीएम कितना हो गया 30। 2 3 और 5 का एलसीएम 30 हो गया। 2 के पहाड़े में 30 15 बार में आता है, 3 के पहाड़े में 30 10 बार में, और 5 के पहाड़े में 30 आता है 6 बार में। जोड़ेंगे बच्चों तो 15 6 21 31 होगा। 31/30 है, लेकिन ये 1/r का मान है, याद रखना 31/30 जो है बच्चे ये 1/r का मान है। अगर मैं इसको सीधा करता हूं तो फिर अगर ये उल्टा हो जाएगा r तो फिर ये 30/31 ओम। अगर आपका आंसर है तो आपको खुश होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बहुत खुशी महसूस करनी चाहिए कि मैं समझ गया गुरुजी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है ध्यान से कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाए या किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 ओम हो। गणना दिखाइए, यानी किस क्रम में हम जोड़ेंगे कि हमारा समतुल्य प्रतिरोध टोटल रेसिस्टेंस 1 हो। तो बच्चों सबसे पहले हम श्रेणी में जोड़ के देखते हैं, तो श्रेणी वाला कहता है भैया हमको जोड़ने आए हो, हाँ जोड़ेंगे। तो हमको ऐसे जोड़ना कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अच्छा ऐसे जोड़ेंगे, हाँ ऐसे जोड़ना। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 3 और 6 तो हमारा रिजल्ट आता है 12 ओम। अब फिर हम अगर इसमें हमारा क्या 1 आया आंसर? नहीं। कहते हैं किस क्रम में जोड़ें कि 1 हो। तो बच्चों श्रेणी में तो 1 नहीं आया, तो अब हमें जोड़ना पड़ेगा किस क्रम में? तो चलो अब हम जोड़ते हैं समांतर, किसमें? समांतर क्रम में। अच्छा भैया समांतर में जोड़ोगे, हाँ तो हमको ऐसे जोड़ना। कैसे जोड़े बताओ? हमको ऐसे जोड़ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे जोड़ना सर। ठीक है जोड़ देंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम होगा 6। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में, 3 के पहाड़े में 6 2 बार में, 6 के पहाड़े में 6 1 बार में, तो 6/6 यानी 1 बच्चों, यानी 1/r का वैल्यू 1/r का वैल्यू 1 आया, तो इसका r भी बच्चों 1 ही आएगा। अब बताओ कि हमें इसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए? आप लोग बताइए कि हमें इसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए। प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान 1 हो। तो पहले बच्चों आपका आंसर होगा गुरुजी हमें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए बच्चों, है ना। तो पैरेलल में जोड़ने से हमारा काम हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर कि आपने ये सब बता दिया पर आप कुछ और क्वेश्चन कराइए। मेरा कॉपी होगा देखना जिसमें लिखते हैं साइंस। ठीक है चलिए बच्चों, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा।
सरकारी नौकरी की तैयारी जब आप करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। तो मन में सवाल आता हो गुरुजी ऐसा नहीं आएगा तो कैसा आएगा? जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया रहेगा, वहां जस्ट फिगर दिया रहेगा बच्चों, फिगर बना रहेगा और आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ इसका, इस तरह से आपके सामने फिगर दिया रहेगा बच्चों। बस यहां पर फिगर दिया रहेगा सरकारी नौकरी में जब आप जाएंगे तो, और वहां पर तैयारी करेंगे आप तो जब यहां पर सिर्फ प्यारे बच्चों फिगर दिया रहेगा और आपसे बस ये पूछा जाएगा कि भैया ये है 6 ओम, ये है 6 ओम और ये है 6 ओम। बस लिखा रहेगा कि समतुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। क्या पूछा रहेगा? समतुल्य प्रतिरोध। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि ये किस क्रम में है, ये आपको समझना है कि क्रम कौन सा है। आपको बस ये देखना है कि करंट क्या अलग अलग है। हाँ सर, करंट अलग अलग है क्योंकि यहां से करंट जो आई जा रहा है यहां जाकर के I1 में, यहां I2 में और यहां I3 में। जब करंट अलग अलग है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको दिमाग लगाना है कि ये किस क्रम में है, पहले आप लोग सोचिए। तो आप कहेंगे गुरुदेव ये जो है ये है हमारा समांतर पैरेलल क्रम है। समांतर का रूल कहता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका सरकारी जॉब में है ना। तो 1/6 1/6 1/6, तो पहले बच्चों एलसीएम होगा 6, कटेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो बराबर 3/6 कटा के 1/2 बच्चों हो गया। 1/2 ये 1/r की वैल्यू है। 1/r अगर 1/2 है तो r बच्चों हमारा 2 ओम होगा और जिस भी बच्चे का 2 ओम आंसर है वो परफेक्ट है, 100% सही है। तो बच्चों आपने देखा कि सरकारी नौकरी में जब हम तैयारी करने जाएंगे तो हमें ये नहीं बताया जाएगा कि ये कौन क्रम में है, बस हमको फिगर दिया रहेगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन कि मान लीजिए कि करंट यहां से आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए करंट यहां से आया और आने के बाद प्यारे बच्चों यहां से आने के बाद ये सीधा चला गया इस तरह से और यहां से एक डिफरेंट हो गया इस तरह से, और यहां पर प्यारे बच्चों इन्होंने इस तरह से यहां पर लिया और ये यहां जाकर के फिर वापस आकर के यहां पर इस तरह से हो गया। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे बनेगा? ये आपको सोच के बनाना है। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर कर रहे हैं। ये 2 ओम है बच्चों, ये 2 ओम है, ये हमारे पास 4 ओम है और ये प्यारे बच्चों हमारे पास 6 ओम है। आपको ये बताना है कि इस फिगर में कुल आर का मान क्या होगा, टोटल आर का मान क्या होगा। अब आप सोचेंगे गुरुजी कैसे होगा? ठीक है, टोटल आर का मान आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों पहले आप ये सोचिएगा इसमें टोटल आर कैसे बताएं। यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन है। पहले ये सोचिए कि अगर यहां से आई गया तो यहां जाकर के कितने पार्ट में बटा, कितने पार्ट में? आप कहेंगे सर एक पार्ट, ये हो गया I1, ये हो गया I1 और ये प्यारे बच्चों मान लो I2 हो गया क्योंकि यहां से ये पार्ट बदल गया है I2। ठीक है, अब ये I1 यहां से सीधा गया बच्चों, I1 यहां से सर 12, कहां पर 12 बोल रहे हैं? यहां गलत है क्या? एलसीएम 6 ठीक तो था, 1/2। आइए तो पहले बच्चों ये I1 यहां से गया सीधा और यहां पर भी I1। अच्छा आगे कहीं जाने का रास्ता है क्या? नहीं, आगे कहीं जाने का रास्ता नहीं है बच्चों। तो ये जो है ये यहां से जाने के बाद यहां पर भी I1 जाएगा। तो यहां से यहां तक पहले बच्चों ये I1 ही जाएगा, ये वाला यानी हम इसको अगर खोल दें यहां से तो ये सीधा हो सकता है। तो ये दोनों प्यारे बच्चों श्रेणी में जुड़ेगा। पहली बात है कि ये दोनों जो है आपका, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। ये दोनों मेरे बच्चे ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको जब हम ऐसे सीधा करेंगे यहां से खोल के सीधा करेंगे तो आप समझिएगा ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे है और यहां से जो मुड़ के इधर आया तो इसको खोल दीजिए। तो यहां से जब खोलेंगे तो ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। तो ये लिखा है मेरे बच्चे 2 ओम और यहां लिखा है 4 ओम। तो पहले इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सीधा। तो यहां से R का मान आएगा बच्चों R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी में है सीधा है। तो 2 और 4 तो प्यारे बच्चों 6 ओम। तो ये हो गया 6 ओम। अब यहां समझिएगा यहां 2 चीजें हैं, नहीं होगा 12 आंसर। ये हो गया मेरे बच्चे 6 ओम, यहां हो गया। अब टोटल अगर हम खोल के देखें तो ये हो गया 6 ओम और यहां वाले नीचे में यहां पर भी है बच्चों 6 ओम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 6 ओम है और ये 6 ओम है। दोनों में करंट अलग अलग है। जब दोनों में करंट अलग अलग है तो अब ये दोनों जुड़ेगा कैसे? अब ये दोनों जुड़ेगा प्यारे बच्चों, ये दोनों जुड़ेगा किस में? तो ये जुड़ेगा समांतर क्रम में। ये दोनों समांतर क्रम, दोनों में करंट अलग अलग है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देन आप कह सकते हैं कि 1/6 प्लस 1/6। देन आप कह सकते हैं कि 6 यहां पर हो गया 1 प्लस 1 2/6।
कट के 1/3 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये 1/r का मान है ना, 1/r अगर 1/3 है तो r का मान 3 ओम होगा। अगर किसी भी बच्चे का आंसर गलती से भी 3 ओम आ गया है तो आपका आंसर 100% सही है। 100% आपका 3 ओम सही है। अगर किसी तरह से आप गलती से भी आंसर ला चुके हैं तो बच्चों, है ना, तो आपका 100% 3 ओम सही उत्तर है। 3 ओम सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर, कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने इसमें दिए होंगे, मुझे लगता है बहुत कम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं। अगला, अगर बच्चों मान लेते हैं कि हम लोग यहां से इस प्रकार से यहां देते हैं, ये है। अब यहां से हम लोग करंट को यहां से एक डिफरेंट वे में लेकर चलते हैं, डिफरेंट वे में यहां लेकर चलते हैं यहां, और फिर यहां से इस प्रकार बन गया और यहां से लेकर के इधर लेके आते हैं, इस प्रकार हो गया। और फिर यहां से लेकर के प्यारे बच्चों यहां से लेकर के यहां चलते हैं, और यहां से फिर लेकर चलते हैं यहां, और फिर यहां से लेकर चलते हैं यहां, जिग-जैग। ठीक है। अब इसमें अगर आपको बोला जाए इस फिगर में कि भैया हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको बना कर दिखाइए। सर 12 कैसे होगा गुरुजी, फिर से समझ नहीं आया। मेरे बच्चे देखिए, जिसमें करंट सेम जाएगा उसको समांतर क्रम, है ना, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जिसमें करंट सेम जाएगा उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जिसमें करंट अलग अलग जाएगा उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप देखें, ये मान के चलो, ये हम आपको देते हैं कि भैया ये है 2 ओम, ये है आपका 4 ओम, और ये है आपका 6 ओम, और ये है आपका 1 ओम। ठीक है, और ये है आपका 2 ओम। ठीक है। अब आपके पास ये फिगर है और आपको बताना है इसमें कुल जो है वो कितना है। आप देखिए पहले कि करंट जो है वो बिना कहीं पर बेंड के कहां जा रहा है। तो आप कहेंगे सर देखिए, एक करंट यहां से I1 आया, आई आया, और करंट जो पास करने का रास्ता दिया है I। अब यहां जाने के बाद करंट कितने भाग में बटा, तो सर पहला बटा I1 में, ये I1 में, और ये करंट बटा बच्चों I2 में, और ये करंट बटा बच्चों I3 में। अब यहां समझते हैं बहुत ही सुकून से कि अब जो I1 करंट कहां गया, तो ये करंट यहां से सीधा गया। अब यहां कोई रास्ता नहीं जाने का, जब कोई रास्ता नहीं है तो उसको I जाने दीजिए, ये भी I1 ही है, ये I1 ही है, ये I1 यहां तक आएगा, I1 यहां तक आएगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये दोनों करंट है ना, इसमें जो है I1 बह रहा है ना, I1 जिसमें बह रहा है उसको पहले आप ऐड कीजिए, जिसमें I1 बह रहा है। तो आप कहेंगे सर ये 2 और ये 4 ये सीधा जुड़ेगा, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6। तो प्यारे बच्चों ये I1 वाले में टोटल 6 ओम हो गया। ठीक है। अब देखिए I3 कहां जा रहा है, तो ये I3 यहां से गया, सीधा जाएगा, यहां कहीं रास्ता ही नहीं है, तो ये I3 यहां भी I3 रहेगा, यहां भी I3 रहेगा। तो अब ये दोनों को सीधा जोड़ना है, क्योंकि इसमें I3 करंट बह रहा है। पहले बच्चों इसको हम लोग सीधा जोड़ना है, सीधा। तो इसको अगर हम सीधा जोड़ते हैं तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो I3 में कितना बह रहा है, तो सर I3 में बह रहा है 3 ओम। अब ये बताओ कि I में कितना बह रहा है, I में बह रहा है बच्चों 6 ओम। I में बह रहा है, I2 में, माफ कीजिएगा, I2 में बह रहा है 6 ओम। तो पहले ये डिफरेंट ये निकालना सीखिए। अब प्यारे बच्चों तीनों में करंट अलग अलग है, तो आप बताइए हम इसे किस क्रम में जोड़ें, आप हमको सिखा दीजिए किस क्रम में जोड़ें। सर अगर हमारा करंट अलग अलग बह रहा है, इसका मतलब सिंपल सा रूल है कि हम इसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। करंट अलग अलग होता है कहां, समांतर में। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देन आप कह सकते हैं 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6। पहले बच्चों 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना, 4 है ना, 4/6। ये जो 4/6 है मेरे बच्चे, ये 1/R की वैल्यू है, 1/R बराबर 6 है ना, 4/6। अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो लिखूंगा R बराबर 6/4, कटा करके आंसर 3/2। अगर किसी बच्चे का आंसर है तो वो 100% सही है कि गुरुजी इस पूरे सर्किट का आंसर 3/2 होगा। इस पूरे सर्किट का आंसर 3/2 होगा। और ये कहते हुए आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों,
बहुत अच्छा लगा होगा कि मेरा जो आंसर है वो 3/2 होगा। तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे की बन है ना, जिसका बन गया, एक बार हंस दीजिए, है ना, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए बच्चों, हाँ, है ना, तबीयत मेरा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मेरा काम है बच्चों कि आपको पढ़ाना, और ये याद रखिएगा ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, अगर आप श्रेणी क्रम पासो क्रम पढ़ के चले जाएंगे और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो बोलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? गुरुजी, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए करंट पर, कि करंट कहां जा रहा है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान मेरे बच्चों करंट पर देना चाहिए कि हमारा करंट किधर जा रहा है, और उस करंट के अकॉर्डिंग ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं करंट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहले बच्चों हम बनाते हैं कि यहां से हमारा करंट आया, ये इस प्रकार से गया, जाने के बाद यहां से पहले बच्चों यहां से हमारा करंट अलग हो रहा है, और ये करंट यहां से इस प्रकार गया, और जाने के बाद पहले बच्चों मान लेते हैं कि करंट फिर यहां से इस प्रकार से गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से करंट पहले बच्चों, यहां से करंट हमारा जो है, यहां से जो करंट है हमारा, यहां से जो करंट है वो कुछ इस प्रकार से गया, और जाने के बाद यहां से जो करंट है हमारा वो कुछ इस प्रकार से गया, ठीक है ना, और यहां से जो करंट है हमारा, यहां से जो करंट है हमारा वो कुछ प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि, है ना, यहां से हमारा जो करंट है, बस ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले से हम क्वेश्चन का रूप देते हैं, ठीक है। आपको समझना है कि कहां कहां पर ये पहले गया है। पहले बच्चों ये हमारे पास है 2 ओम, और ये हमारे पास है 4 ओम, ये हमारे पास है 3 ओम, और ये है हमारे पास 1 ओम, और ये है हमारे पास 5 ओम। आपको ये बताना है कि इस पूरे सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, टोटल आर का मान कितना है, ये आपको बताना है। आप कहेंगे सर सबसे पहले हमें फोकस करना है करंट पर, कि करंट कहां से आया और कहां कहां गया। तो आप कहेंगे गुरुदेव सबसे पहले करंट यहां से आया आई, और ये करंट यहां जैसे ही गया तो ये I1 हो गया, और ये I2 हो गया, और ये I3 हो गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये देखते हैं कि जब I1 यहां से बाहर, मतलब यहां से बह रहा है, तो यहां जगह, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, जब कोई रास्ता नहीं है तो ये इधर ही आएगा, तो ये I1 ही यहां पर बहेगा, यानी इसका ये दोनों हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब यहां देखते हैं तो ये भी करंट यहां आएगा, और इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये करंट फिर इधर मूव करेगा, तो यहां पर भी अगर हम देखें I3 भी तो बहुत नॉर्मली बन जाएगा। तो पहले बच्चों पहले हमें निकालना चाहिए, इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना चाहिए हमें इन दोनों को जोड़ करके, ये और ये, है ना, ये दोनों जुड़ेगा श्रेणी में। तो पहले I1 में जाने वाला जो है तो वो 2 और 4, 2 4 6 हो जाएगा, टोटल 6 हो गया यहाँ पर पहले I1 में। फिर I2 वाले में देखते हैं, I2 वाले में तो 3 का 3 ही है, कुछ चेंज नहीं है। अब I3 वाले में देखते हैं तो ये दोनों भी एक ही करंट में जा रहा है, तो 3 और 1 और 5 ये हो जाएगा 6 बच्चों। फिर से वही रिजल्ट आएगा मुझे लगता है, और मुझे अगर जोड़ना है बच्चों, अब ये जाएगा किसमें, समांतर क्रम में, करंट अलग अलग है, तो बच्चों आंसर यही आएगा कि R इक्वल टू 3/2 ओम, वही आएगा जो इसके पहले आया था, 3/2 जो इसके पहले आया था वही इस बार भी आएगा 3/2, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ जाएं, बताओ यस और नो। यस सर। अब आपको हम पढ़ाते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा। बच्चों क्या है विद्युत ऊर्जा, और लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है 5 मिनट अभी और, तो मैं पढ़ा देता हूं। लिखिए बच्चों विद्युत ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा बच्चों एग्जाम में है ना, अरे मैंने इसकी परिभाषा नहीं लिखी बच्चों, सॉरी, मैंने समांतर क्रम का शायद परिभाषा नहीं लिखा बच्चों। तो समांतर क्रम में परिभाषा क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए किस ना, मैंने परिभाषा नहीं लिखा, सॉरी बच्चों। तो लिखेंगे प्रतिरोधकों के समांतर, है ना, पार्श्व या समांतर, प्रतिरोधकों के पार्श्व या समांतर क्रम समूहन से, समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, समूहन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों समझते हैं, यहां हमने बस यही देखा कि इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसको प्यारे बच्चों हम ऐसे लेते हैं कि 1/R1, इसको अलग अलग जोड़ने से प्यारे बच्चों क्या यहां पर हमारा समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है या समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर होता है। सर व्युत्क्रम नहीं समझते हैं, 3 का व्युत्क्रम होता है 1/3, उल्टा देना व्युत्क्रम कहलाता है। तो R का व्युत्क्रम होता है 1/R, R का व्युत्क्रम क्या होता है 1/R बच्चों। तो आप जल्दी से बताइए यहां
यहां हमारा समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है या समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर होता है। तो बच्चों अगर आप एक याद कर लिए तो दूसरा अपने आप बन जाता है। एक ही याद करना है, पिछला वाला। तो क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े, समांतर या पार्श्व साथ में बोले दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम माथा खराब होता है। पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध, बोलो कुल प्रतिरोध होगा या प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। सर प्रतिरोध नहीं होता यहां, इसका उल्टा होता है, उल्टा। अरे तो लिखेंगे बच्चों कि पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, कुल प्रतिरोध का, याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट ये, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम, यहां पर भी प्रतिरोध नहीं हुआ, उसका भी व्युत्क्रम होगा। उन प्रतिरोधकों के बताओ क्या प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है? क्या प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है कि नहीं सर, प्रतिरोधों के योग के बराबर नहीं होता है, इसका भी व्युत्क्रम लेना पड़ता है। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रतिरोधों के पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के उन प्रतिरोधकों को अलग अलग भी लिखना पड़ेगा ना, यहां पर प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के, है ना, प्रतिरोध के, इसका भी व्युत्क्रम लेना पड़ेगा ना, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सेम चीज है, खाली व्युत्क्रम शब्द का यूज करना है। वर्तना अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है बच्चों। अर्थात अगर हम कहें, बताओ अर्थात क्या होगा? अर्थात बहुत सिंपल है। अर्थात कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह सकते हैं कि 1/r, यहाँ p लिख देना, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या गुरुजी ये क्वेश्चन आएगा? क्या गुरुजी ये क्वेश्चन आएगा? बच्चों जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा जब भी आएगा तो, ठीक है। ऐसे उम्मीद कम है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। 5 नंबर का नहीं आए बच्चों तो बस वो न्यूमेरिकल आता है जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। क्या आपको याद हो गया? सर पार्श्व व समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और 1/r3 के बराबर होता है। यस और नो? यस सर, समझ गए। अब टाइम नहीं बचा बच्चों अब टाइम नहीं बचा तो फिर माफी चाहते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम लोग लास्ट करेंगे इसको, अगली कक्षा में हम लोग समझेंगे। अगली कक्षा में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बचा है जहां हम लोग सीखेंगे बच्चों की विद्युत ऊर्जा क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। पहले बच्चों विद्युत शक्ति क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत शक्ति के बारे में। अगली क्लास में हम सीखेंगे बच्चों ऊष्मीय प्रभाव कि प्यारे बच्चों विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। हम देखेंगे मोटर कैसे नाचने लगता है, पंखा कैसे घूमने लगता है, हीटर कैसे गर्मी देने लगता है ना, ये सब कुछ हम देखेंगे। और प्यारे बच्चों ऊष्मीय प्रभाव में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग, है ना, हीटर के बारे में, और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बल्ब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमें फ्यूज के बारे में सीखना पड़ेगा। फ्यूज के बारे में अगर समय मिले तो एक, है ना, ये हो गया बच्चों एक क्लास का टॉपिक, ये हो गया 1 क्लास का पूरा टॉपिक, 1 क्लास का टॉपिक। अगर आप लोग कहेंगे सर नहीं सर हमें टाइम मिला है और इस चैप्टर को खत्म करने से पहले बच्चों बहुत बढ़िया से एक क्लास न्यूमेरिकल का लगा दीजिए सर, सिर्फ न्यूमेरिकल।
उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बच्चों मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं आप सभी से, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये 11th क्लास में एंड 12th क्लास साइंस में, आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगा। फिर उस समय आप बोलेंगे गुरुजी पढ़ना नहीं पढ़े थे हम। और बच्चों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, सरकारी नौकरी वाला, उसमें बहुत जरूरी है बच्चों। उसके बाद लास्ट में होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर। क्या होगा? क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 3 क्लासेस इस चैप्टर में अगर हो जाए तो अब है ना, तब हम कहेंगे ये पूरा हो गया। बच्चों ये कोई एसएसटी नहीं है, ये कोई बच्चों है ना, आर का मतलब क्या होता है सर? आर का देखो फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंस। बच्चों क्या होता है? रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस मतलब अंग्रेजी में होता है प्रतिरोध को कहते हैं रेसिस्टेंस। इसीलिए बच्चों इसका पहला अक्षर हम लोग आर यूज करते हैं। आर आर मतलब होता है रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चैप्टर को समय दीजिए। आप जितना समय देंगे ये चैप्टर आपका उतना मजबूत होगा। तो प्लीज बच्चों समय दीजिए। चलिए अभी मिलते हैं 8:30 में पक्का बच्चों। आज हम लेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप सभी भी लेट मत कीजिएगा, अधिक से अधिक 35 हो सकता है। तो 8:30 में आज हमारा टेस्ट है। आपको पता है कितने बच्चों को मालूम है कि 8:30 में हमारा टेस्ट है बच्चों? आज अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद 8:30 में हमारा बच्चों टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बताओ? सर हमारा टेस्ट है जिसका नाम है सर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी जो हमारा 7वां चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों, उसी का प्यारे बच्चों आज टेस्ट है ऑब्जेक्टिव का। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग 80 ऑब्जेक्टिव हैं, 60 मिनट में हम लोग देखेंगे 80 ऑब्जेक्टिव। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे अभी क्लास में जुड़िएगा। कुछ भी हो जाए आप सभी को क्लास में जुड़ना है प्यारे बच्चों। पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे कई दिन से प्यारे बच्चों गला खराब है, लेकिन हमने क्या बोला, मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं किसी भी हाल में। तो बच्चों अगर मैं किसी भी हाल में आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या आपको पढ़ना मतलब नहीं चाहिए? आप बताइए, क्या बच्चों नहीं पढ़ना चाहिए? आपको पूरा ईमानदारी से पूरा जी जान लगाकर पढ़ना चाहिए बच्चों, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, मन लगा करके अभी आइएगा आप सभी लोग 8:30 में। और हाँ बच्चों आप लोग ये मत समझिएगा कि संजय सर अगर छुट्टी देंगे तो आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा। आपका पता है आपका बच्चों संस्कृत का क्लास पीछे चल रहा है। संस्कृत का प्यारे बच्चों 9 चैप्टर हुआ है। तो हम कुछ ऐसा दिमाग लगाए हैं कि आपको हम संस्कृत का चैप्टर हम आगे बढ़ा दें। कम से कम 2 चैप्टर बच्चों छुट्टी में आप लोग को हम रिकॉर्ड करके दे देंगे। इतना अच्छा आप कहेंगे कि सर कसम से कह रहे हैं आज से पहले संस्कृत हम ऐसे किसी से नहीं, आपसे भी ऐसे नहीं पढ़े थे। ऐसा प्यारे बच्चों हम वीडियो आपको देंगे कि आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 गो बच में किया है, ठीक है? तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए जितना हम मेहनत करते हैं प्लीज बच्चों आप लोग भी मेहनत कीजिए। प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका रिजल्ट बनेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो सब लोग अभी आइएगा बच्चों। आप लोग थोड़ी देर में अभी ना जितने बच्चे लाइव हैं 1300 1400 जो भी बच्चे लाइव हैं, आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्लास को खत्म होने के बाद लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। पहला पार्ट थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन सेकंड पार्ट इस क्लास का बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? सब लोग लाइक भी कर दीजिए, लाइक कम है बच्चों, सब लोग लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी पढ़ाई बच्चों सब लोग लाइक कीजिएगा। दोस्तों को जरूर बोलिए कि संजय सर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर सच में पढ़ाते हैं तो दोस्तों को भी जोड़िए। मिलते हैं 8:30 में, 8 मिनट यानी 10 मतलब 35 तक में हम लाइव आ जाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। जरूर सब लोग जुड़िएगा अभी तुरंत बच्चों मैथ की क्लास में। बाय बच्चों, बाय।